क्विट इंडिया मूवमेंट, इस पे आज हम बात करेंगे। 1939 में जो 20वीं सेंचुरी का एक बहुत बड़ा इवेंट शुरू हुआ, वर्ल्ड वार सेकेंड। तो अब उसमें ये जो ब्रिटिश एम्पायर एक मेन प्लेयर था, साथ साथ इंडिया हम जानते हैं कि एक कॉलोनी यानी कॉलोनियल एम्पायर के अंडर ही इंडिया उस टाइम भी था। अब क्या हुआ कि ये जो मतलब वार एफर्ट्स के लिए यानी जंग लड़ने के लिए जो ब्रिटिश एम्पायर था, उनको इंडिया की ज़रूरत थी। यानी इंटरनली भी इंडिया उन्हीं के साथ रहे, मतलब यहाँ पे पीस रहे और उसके साथ साथ यहाँ पे मोबिलाइजेशन हो वार के लिए। और उसी तरह से बाहर यानी एक्सटर्नली उनको मैन पावर चाहिए था, यहाँ से लोग जाए और वो लड़े उनके लिए। और साथ साथ मतलब जो उसमें वो खर्चा आएगा, मनी, वेपन्स वगैरह वगैरह, तो हर चीज के लिए इंडिया की उनको जरूरत थी। लेकिन इसमें एक मसला था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट इस टाइम पे बहुत आगे बढ़ चुकी थी। तो हम देखते हैं कि यहाँ यानी अकरच ये वार यूरोप में शुरू हुआ था और यूरोप में ही ज्यादातर इसका जो इम्पैक्ट रहा, लेकिन हमारे यहाँ भी एक जो मतलब नजदीक में पड़ता था कि इम्पेरियल पावर जापान था और जापान इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहा था। अब क्या हुआ कि मतलब ये एक लॉजिकल था कि जब इसमें जो यानी ग्रुप्स बन गए, मुख्तलिफ फ्रंट्स जब इसमें बन गए, तो अब ये अलायंसेस का दौर शुरू हुआ। तो ये लाइकली था कि जापान यहाँ पे इंडियन टेरिटरीज पे भी यानी बरतानिया की इंडियन टेरिटरीज पे भी हमला करेगा। तो उससे पहले ही जो मतलब यहाँ बरतानियाई लोग थे, उन्होंने इंडिया को वार में यानी एक हिस्सेदार डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया इज एट वार, यानी जो एंटी ब्रिटिश पावर्स है। तो ये मतलब कांग्रेस लीडरशिप को एक्सेप्टेबल नहीं था। अब वो बहुत कोशिश कर रहे थे, यानी उन्होंने वो अगस्टा क्रिप्स मिशन वगैरह यहाँ पे कोशिश की थी कि किसी तरह से हिंदुस्तानियों को अपने साथ किया जाए, लेकिन कोई कामयाबी उनको हासिल नहीं हुई। अब उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात जो थी उस टाइम, ये जो कांग्रेस था तो उनमें भी मतलब एक तरह का कोई कंसेंसस नहीं थी इन इश्यूज के लिए। हम देखते हैं कि मतलब वार अगेंस्ट फैशिज्म, नाजिज्म, यानी आप जवाहरलाल नेहरू को देखिए, आप राजा गोपालाचार्य को देखिए, तो वो तो मतलब सपोर्ट करने के हक में थे। और वहीं पे सुभाष चंद्र बोस जैसे थे जो कि मतलब इससे एक फायदा है, टू मेक एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस वार, कि अभी मौका है, हम इनको यहाँ से निकाल देंगे। अच्छा, ये यहाँ पे मतलब कांग्रेस में बातें चल रही थी और जो गांधी जी थे वो इस टाइम मतलब एक अलग मूड में थे। जो हिस्टोरी ने लिखा कि दैट ही वाज इन मिलिटेंट मूड, वो अब उस तरह का वो नॉन वायलेंट सत्याग्रह वगैरह उस लेवल पे उसको लेके नहीं आए थे, जिसपे मैं आगे बात करूंगा। अब जापान नजदीक आ रहा था तो इट ऑक्यूपाइड बर्मा। बर्मा हमारे नजदीक में पड़ता है, तो इट वाज ओनली 25 माइल्स अवे फ्रॉम चिटागोंग। चिटागोंग बांग्लादेश में पड़ता है। तो जैसे इसने आइकॉब यानी चिटागोंग के नजदीक पड़ा, ये रेड आइकॉब में डाली, तो एक यहाँ पे एक मतलब एक इनसिक्योर माहौल सा पैदा हो गया, अनइजीनेस इंडिया में आ गई थी कि बहुत जल्दी यानी ये जो बांग्लादेश तो उस टाइम मतलब ईस्ट बंगाल ये तो इसी का हिस्सा था, तो बहुत जल्दी ये लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो हिंदुस्तान ये समझ रहे थे कि बरतानिया को शिकस्त होगी, क्योंकि उनके पास इतना मतलब ना तो वार मशीनरी थी, ना कोई तैयारी इस तरह की थी कि वो यहाँ पे जापान को हराए। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें रूमर्स फैल रहे थे, थोड़ी बहुत हकीकत भी थी उसमें। मिसाल के तौर पे आप 12 फरवरी 1942 को देखे, जो ये जो जनरल स्टाफ ये उन्होंने एक पॉलिसी का ऐलान किया था, डिमोलिशन पॉलिसी, या उसको कहते हैं डिफेंस इन डीप या डिनायल पॉलिसी। यानी अब ये समझ रहे थे कि जैसे ही ये इसमें आ जाएंगे, यानी बांग्लादेश में इंडिया में आ जाएंगे,
तो उसको एक और टर्म से वो कांग्रेसमैन या हिस्ट्री में उसको स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, यानी हम अपनी कम्युनिकेशन लाइन्स को खुद बर्बाद करेंगे, अपने पुल तोड़ेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, अपने फसलों को आग लगाएंगे ताकि जो एसेंशियल्स है ये जापान के हाथ ना आ जाए। तो ये बहुत मतलब इससे बेचैनी पूरे इंडिया में यानी फैल गई थी कि ये मतलब ये हमें छोड़ के जाएंगे, ये जापान का मुकाबला नहीं कर सके और बर्बाद इसमें मतलब देयर विल बी डिवास्टेशन इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद ये खबरें आ रही थी कि जैसे ये मतलब ये बारबेरियन वैशी ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका, तो रेप, उसमें टॉर्चर, मर्डर, लूट, ये खबरें आ रही थी कि ये सभी वैश्याना हरकतें फिरंगी कर रहे हैं। तो अब जो इंग्लैंड थे वो हमेशा की तरह यानी वो रशियल एरोगेंस उनमें थी, तो वो इवैक्यूएट जो कर रहे थे, बचा रहे थे वो अपने गोरों को यानी वाइट पीपल। तो अब ये मतलब कांग्रेस लीडर्स भी समझ रही थी कि ये हाथ से निकलता जा रहा है, यानी अब ये शायद ये हमें बचा नहीं पाएंगे और बिल्कुल ये खुद ही इसको बर्बाद कर देंगे, यानी जिसको मैंने स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहा। अब क्या हुआ कि ये जो अनइजीनेस थी यानी इनसिक्योरिटी थी और वो वल्नरेबल अपने आप को फील कर रहे थे, तो हम देखते हैं मई 1942 में गांधी जी कहते हैं उनको लीव इंडिया टू गॉड, यानी अब हमें खुदा के हवाले छोड़े, आप यहाँ से चले जाए। और 14 जुलाई को हम देखते हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही है एंड हियर दे अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन प्रपोजिंग ए प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सो अगर बर्तानिया ने हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की, सो वी विल स्टार्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और यहीं पे उन्होंने वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया, वारदा। सो अब ये क्विट इंडिया, कुछ लोगों ने इसमें लिखा है कि कोई अमेरिकन जर्नलिस्ट था, उसने ये टर्म पहले इस्तेमाल की थी, क्योंकि गांधी जी ने जो टर्म इस्तेमाल की दैट वाज ऑर्डरली विड्रॉल। और लेकिन हम समझते हैं, यहाँ जो हिस्टोरियंस पे लिखा है कि यूसुफ मेहर अली, उन्होंने वो नारा दिया था भारत छोड़ो, तो भारत छोड़ो का तर्जमा इस आदमी ने किया था क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। अरे उसके बाद हम देखते हैं कि 8 अगस्त 1942 बॉम्बे में मतलब कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है और यह एंडोर्स किया गया जो ये रेजोल्यूशन क्विट इंडिया का था। और यहाँ पे ही गांधी ने वो कॉल दी थी डू और डाई, कि करो या मरो, और उसके बाद उन्होंने कहा था इट्स अ फाइट टू द फिनिश, यानी अब वो पुराना तरीका कार हमारा नहीं चलेगा, करो या मरो की लड़ाई है। सो लेकिन वो हमेशा की तरह इस बार भी कहते थे कि पहले वाइसराय हमारी डिमांड्स माने, नहीं तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का आगाज करेंगे। लेकिन ये होने वाला नहीं था, तो उन्होंने उसी सुबह को यानी 8 अगस्त को ये रेजोल्यूशन पास हो, और 9 अगस्त की सुबह को ही पूरी वो कांग्रेस लीडरशिप को उठा के ले गए थे। और गांधी जी को भी यानी एक स्पेशल ट्रेन के जरिए उनको आगा खान पैलेस पहुंचाया गया, और बाकी कांग्रेस लीडर्स को भी इसी तरह से यानी बिल्कुल लीडरलेस उन्होंने मूवमेंट की थी। सो 9 अगस्त को जैसे ही वो आजाद मैदान बॉम्बे आ गए, तो अरुणा आसिफ अली ने फिर वहां पे वो यानी शी होइस्टेड द फ्लैग, उनने वो झंडा लहराया, क्योंकि वहां पे पूरे कांग्रेस लीडरशिप को उठाया गया था। सो मूवमेंट क्योंकि अब लीडरलेस थी, कोई प्रोग्राम नहीं था लोगों के सामने, सो नेचुरली अब इसमें क्या हुआ कि दैट वी सी के इट वाज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। अब देखिए क्या कोई प्रोग्राम था, तो इस पे बड़ा डिबेट चला है। कांग्रेस ने 6 पॉइंट प्रोग्राम चाक आउट किया था। तो ये क्या था कि एक आंध्रा प्रोविंशियल कांग्रेस का एक सर्क्यूलर जो कि जुलाई में सामने आया था, तो इसमें 6 पॉइंट्स थे। एक तो साल्ट प्रोडक्शन, फिर बाइकआउट ऑफ फूड स्कूल्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, पिकेटिंग फॉरेन क्लॉथ एंड लिकर, एंड लास्ट नो टैक्स कैंपेन। अब जब ये यानी जब सारे लीडर्स को उठाया गया, तो हम देखते हैं उस टाइम कांग्रेस लीडर्स ने बड़ी जल्दबाजी में ही यानी क्योंकि उनको पता था भी हमको भी ले जाएंगे, कुछ लीडर्स ने उन्हें वो 12 पॉइंट प्रोग्राम जो किसी पे बेस्ड था, यानी 12 पॉइंट प्रोग्राम बिफोर दियर अरेस्ट।
अब क्योंकि इसको बड़ा स्पॉन्टेनियस यानी स्पॉन्टेनिटी के लिए, मैसिव वायलेंस के लिए जानी जाती है, तो कहा जाता है कि क्योंकि लोगों को पता नहीं था क्या करना है, तो उसमें उनका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसका नाम था लीपोल्ड एमरे, मेरे ख्याल से इसको पढ़ेंगे। उनसे जब ये पूछा गया है, वो आदमी कह रहा है कि हमने कांग्रेस लीडरशिप को क्यों मूवमेंट शुरू होने से पहले ही अरेस्ट किया, तो उसने कहा कि इनका एक प्रोग्राम था, ये स्ट्राइक्स करते, ये इंडस्ट्री को बंद करते, ये कम्युनिकेशन लाइन्स को मतलब बर्बाद कर देते, पूरा उसको डिसरप्ट कर देते, और ये इनका प्रोग्राम था। तो मतलब अभी तक लोगों को पता नहीं, तो जब इस आदमी का जो ये बयान यानी प्रेस में आ गया तो लोगों को पता चला कि हमें क्या करना है, और उसके बाद उन्होंने पूरा यानी जो जितनी भी बातें इसने की थी, लोगों ने बिल्कुल यानी बगैर किसी लीडर के सारे यही बातें अमल में लाई, यानी प्रैक्टिकली इनको बिल्कुल प्रूव किया। अब इसमें देखिए हम देखते हैं कि ये जो कुछ ऑफिशियल्स थे, रेगिनॉल्ड ये होम मेंबर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसी तरह से रिचर्ड टॉटनहैम इसको पढ़ेंगे, सो इट वाज एडिशनल सेक्रेटरी इन होम डिपार्टमेंट। तो इन्होंने एक नरेटिव बिल्ड किया उस टाइम, ये खबर फैलाई कि इन लोगों ने जो हमारी वॉर एफर्ट्स थी उनको सबोटाज करने के लिए ये मूवमेंट चलाई, यानी जोपर्डाइज द वॉर एफर्ट्स ऑफ द ब्रिटेन। अब ये कि यानी हम हार जाए, ये कांग्रेस ने इसी के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। हमेशा की तरह हम देखते हैं कि सुमित सरकार ने इसमें भी 3 फेजेस यानी 3 फेजेस उन्होंने इसमें भी आइडेंटिफाई किए हैं। तो इनिशियली इट स्टार्टेड एज एन अर्बन रिवोल्ट मार्केड बाय स्ट्राइक्स, उसके बाद बॉयकॉट, फिर यानी हम देखते हैं कि इसको पूरा दबाया गया यानी सप्रेस किया गया। सेकेंड स्टेज जो वो कहते हैं मिड अगस्त 1942, सो फोकस शिफ्टेड टू कंट्री साइड हम समझते हैं, आप समझते हैं। तो पेजेंट रेबेलियन जिसमें हुए, उसके बाद इन्होंने इसी स्टेज में वो कम्युनिकेशन लाइन्स यानी रेलवे, टेलीग्राफ, गवर्नमेंट को डिस्टर्ब किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि गवर्नमेंट बिल्डिंग उस पर हमला किया गया, और वो लिखते हैं कि इसी में वो यानी पैरेलल गवर्नमेंट जिसको यानी कुछ जगहों पे लोगों ने खुद हुकूमत चलानी शुरू, वहां पे ब्रिटिश रिट ही खत्म हो गई थी। उसमें ब्रिटिश सरकार सतारा में, मिदनापुर बंगाल जातीय सरकार, इसको तमलुक कहते हैं, इसी तरह से प्रजा मंडल तालचर, तो इनको हम कहते हैं पैरेलल नेशनल गवर्नमेंट्स। वो इशिता बनर्जी वो लिखते हैं कि ये 3rd स्टेज में था, जिसको मैं अब अच्छा ये जो 3rd स्टेज है तो इसमें क्या, इट वाज टू सबोटाइज द वॉर एफर्ट्स। यानी अब हम देखते हैं कि कर्नाटक मेथड, यानी दिन में आप अपने काम करो, रात में जाके गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे हमला करो, रेलवे लाइन्स को, कम्युनिकेशन, टेलीग्राफ, इस पे हमला करो। अब इसमें अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो गई थी, तो उसमें भी जो वो हडसन है उन्होंने 3 स्टेजेस में आइडेंटिफाई की है। एक तो जो रेडिकल ग्रुप था जेपी नारायण, जो कि गुरेला वारफेयर में की तरफ चले गए, जैसे उन्होंने वो नेपाल बॉर्डर पे शुरू किया था। अच्छा, सेंट्रिस्ट ग्रुप था अरुणा आसिफ अली, तो वो भी मोबिलाइज कर रहे थे लोगों को, ताकि यानी जो इनकी जो जंग लड़ रहे हैं इसमें इनको नाकामी हो। तो उसी में वो कांग्रेस रेडियो स्टेशन, अंडरग्राउंड कांग्रेस रेडियो स्टेशन वगैरह चलाया गया। और 3rd था वो गांधीयन यानी अंडरग्राउंड मूवमेंट, तो सुचिता कृपलानी वो फिर भी वही नॉन वायलेंस और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम की बातें कर रहे थे। अब एक बड़ी बात इसमें कि वायलेंस वाज अनप्रेसिडेंटेड, यानी इस तरह की वायलेंस, हालांकि इससे पहले भी 2 बड़ी मूवमेंट्स चली थी, नॉन कॉपरेशन खिलाफत या सिविल डिसोबीडियंस में, लेकिन जितना वायलेंस इसमें हुआ इट वाज अनप्रेसिडेंटेड। तो हम देखते हैं कि 12 अगस्त को इन्होंने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स ऑर्डिनेंस एक्ट इसको पास किया। इसी तरह से उसके बाद स्पेशल क्रिमिनल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस, ये मतलब पूरा इसको दबाने के लिए। तो 57 बटालियंस यानी इतना फौज उन्होंने इसमें लगाया था कि इस मूवमेंट को सप्रेस किया जाए। बाय द एंड ऑफ 1943 जो फिगर्स हिस्टोरियन ने सामने मतलब अपनी किताबों में दर्ज किए, 91,836 पीपल दीज वर अरेस्टेड। इसी तरह से 1060 वर किल्ड, और उसमें ये आम लोग थे, 63 पुलिसमैन
और उसमें डिफेक्शन भी हुआ, यानी वो जो पुलिस से निकल के रेवोल्यूशनरीज यानी ये जो मतलब लड़ रहे थे पुलिस के खिलाफ, उनके साथ शामिल हो गए। 216 अक्सर इनमें बिहार में से थे। और इसी में हम देखते हैं कि वो जो मतलब एयरफोर्स का इस्तेमाल किया गया, यानी मशीन गन्स वो जो पटना में, इसी तरह हम देखते हैं कि एरोप्लेन्स भागलपुर, मोगिया, नाडिया, टमलुगी तो बंगाल में है, इसी तरह से टालचर उड़ीसा में। तो मशीन गन्स यानी फ्रॉम एयर, इनका इस्तेमाल, एयरप्लेन्स का इस्तेमाल इसमें किया गया। और बड़ा ये जो वायलेंस इसमें देखते हैं कि मतलब रेप केसेस, जैसे तमलुक में 74 केसेस इसमें रिपोर्ट हुए थे। तो बड़े पैमाने पर गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने बहुत मतलब रेप्रेशन किया और लोगों को मारा, या उसमें बड़े बड़े ऐसी चीजें हुई जो पहले इस तरह की नहीं हुई थी। ये किस्सा तो 1945 तक चला क्योंकि सारे लीडर जेल में थे। अब इसमें एक देखना कि कंपोजिशन कांग्रेस मतलब कांग्रेस वर्कर्स ही थे। अच्छा, मुस्लिम लीग डिड नॉट अप्रूव ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, लेकिन मुस्लिम्स ने इसको अपोज नहीं किया। अगर मुस्लिम लीग ने इसको अप्रूव नहीं किया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका बड़ा फायदा उठाया क्योंकि पूरी कांग्रेस लीडरशिप जेल में थी। तो लिहाजा उन्होंने वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन इन्हीं 1940 में ही पास किया था। तो उसको मतलब उसका अवाम में ले जाने के लिए उनको बड़ा मौका इसमें मिला, और हम देखते हैं पंजाब सिंध में बड़ा इन्फ्लुएंस इस दौर में उन्होंने किया। अंबेडकर साहब भी मतलब उन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो वाइसराय काउंसिल में ऑलरेडी गए थे। हिंदू महासभा तो इसने इसको वो एक अनमैनली इंजरियस टू द हिंदू काज, और हम देखते हैं सावरकर, मुंजी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो ये तो सारे लिखते हैं, प्लासी पार्टीशन को देखे वगैरह, शीता बनर्जी को देखे, ये सारे लोग इसको सपोर्ट किए यानी गवर्नमेंट को। इसी तरह से सीपीआई जो थे वो भी, क्योंकि रशिया का मामला था, पीपल्स वार स्ट्रेटजी, तो उन्होंने कोई मतलब साथ नहीं दिया, लेकिन आम लोग उनमें से भी इसमें शामिल हो गए। सो उसमें जो गांधी का एक बड़ा सपोर्ट होता था, ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन मिल ओनर्स का भी इसमें कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं था। ओवरऑल आजादी नहीं इस मूवमेंट से आए, लेकिन इसके कोई 2 साल बाद ही पूरा यानी 1945 से हम देखते हैं कि बरतानिया निकलने की तैयारी में था। तो नेक्स्ट पार्ट में अब हम एजुकेशन पे बात करेंगे, जूजिंग ब्रिटिश पीरियड। थैंक यू।